और 5वें नंबर पर पढ़ा था हमने आवृत्ति का सिद्धांत। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ेंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने इस सीखने की प्रक्रिया का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब सीखने वाले की सफलता मिलती है तो उसे बड़ा संतोष भी मिलता है, ठीक है। इस संतोष से उसमें आगे सीखने के लिए और भी उत्साह उत्पन्न हो जाता है और सीखने में उसे और अधिक बल भी मिलने लगता है। इसे उन्होंने पुनर्बलन के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। मातृभाषा अथवा साहित्य के शिक्षण के सिद्धांत में पुनर्बलन कैसे दिया जाए, इस सबसे पहला उपाय इसका यह है कि विद्यार्थी के सामने वही पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जाए जिसका विकास उनके पूर्व ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर किया जा सके। और दूसरा उपाय यह है कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को बच्चों के सामने छोटे छोटे अंश में प्रस्तुत किया जाए, जिससे सरल से कठिन की क्रम जो होता है, यानी सरल से कठिन, यानी पहले सरल भाषा में सीखे, फिर उसके बाद में जो उसकी कठिन जो प्रश्न है उसके क्रम को सीखे और इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वे एक अंश को सरलता से सीखे, जिससे उन्हें संतोष की प्राप्ति हो और सीखने की क्रिया को पुनर्बलन मिले और दूसरे अंश को सीखने की और वे अग्रसर हो सकें। और इससे पहले अंश का ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया है उसके आधार पर सरलता से दूसरे अंश की ओर भी वह बढ़ सके। शिक्षार्थी को उनकी सफलता पर शाबाशी दी जानी चाहिए और उनके सीखने की क्रिया में इस शाबाशी से पुनर्बलन की प्राप्ति होती है, जिससे वह इच्छा से उस क्रिया की ओर तक बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। अब व्यष्टिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यष्टिक भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने यह तथ्य भी उजागर किया है कि कोई दो बच्चे शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास की दृष्टि से समान नहीं होते हैं और उनकी रुचि, रुझान और जो उनकी अक्षमताएं हैं उनमें भी बड़ा अंतर होता है। यानी दो बच्चे एक प्रकार की संगति के नहीं हो सकते, ना ही उनमें ज्ञान को ग्रहण करने की एक जैसी क्षमता होती है। कोई बच्चा बहुत ही शीघ्रता से किसी भी बात, किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परंतु वही कुछ बालक इस प्रकार के भी होते हैं कि वे समान आयु के होते हुए भी किसी भी कार्य या किसी भी वस्तु का ज्ञान अपने समान की आयु के बालकों से बहुत ही कम और धीमी गति में सीखते हैं और परिणाम स्वरूप इनसे सीखने की जो गति भिन्न होती है, उस सीखने की गति की जो मात्रा होती है उसमें भी अंतर पाया जाता है। हम सब जानते हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वह अति शीघ्रता से सीख लेते हैं और सामान्य बुद्धि वाले सामान्य गति से सीखते हैं, परंतु जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी गति सीखने की बहुत ही मंद होती है
और मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से शिक्षण करते समय हमें बच्चों की इस व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। मातृभाषा एवं उसके साहित्य शिक्षण के संदर्भ में देखने पर पता चलता है कि बच्चों की जो भाषा सीखने की संबंधी जो कठिनाइयां हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती हैं और कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं तो कुछ बच्चे लिखने में कमजोर होते हैं और कुछ बच्चों के अंदर बातें कहने की झिझक होती है, वह अपने भाव या अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ उचित गति के साथ लिखने या पढ़ने में अक्षम होते हैं और कुछ धारा प्रवाह यानी बोलने में जो असमर्थता होती है, कुछ बच्चे उस प्रकार के होते हैं। मातृभाषा और उसके साहित्य का शिक्षण करते समय हमें बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर निश्चित उद्देश्यों एवं पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों एवं पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत ठीक है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि हमें यथा विषय और उस विषय के यथा पाठ के शिक्षण जो लक्ष्य हैं वह स्पष्ट होने चाहिए। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और कुछ जो निश्चित उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और जो हमारे उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं और जब पाठ्यचर्या के किसी अंश का हम शिक्षण करते हैं तो फिर यह देखते हैं कि उसके द्वारा हम यथा उद्देश्यों में किस उद्देश्य को और अधिक किस सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं। और पाठ्यचर्या प्रायः एक रूपरेखा होती है, उसे स्थूल रूप देने की और शिक्षक का कार्य होता है वह स्थूल रूप प्रदान करने का। उदाहरणतः पूर्व माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या में यह निर्देश होता है कि बच्चों को वर्णनात्मक निबंध लिखना है और किस प्रकार से सिखाया जाए। अब बच्चों में से किस विषय पर बच्चों को अब किस विषय पर वर्णनात्मक निबंध लिखना या लिखाया जाए और उनका उसका क्या स्तर हो, यह शिक्षक को स्वयं ही निश्चित करना होता है। यानी जिस प्रकार के निबंध हमें बालकों से लिखने हैं, क्या विषय देना है और किस प्रकार से वह निबंध लिखे, यह जानने के लिए उनका जो आयु स्तर है या उनका शिक्षण स्तर है इसको भी ध्यान में रखते हैं और यह कार्य शिक्षक का होता है कि वह किस प्रकार की पाठ्य सामग्री या किस प्रकार का उन्हें टॉपिक दे, प्रकरण दे जिस पर वह निबंध लिख सके और जो बच्चों की रुचि है, उनके रुझान और उनकी क्षमताएं हैं, उनकी योग्यताओं को और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही विषय सामग्री एवं उसके कलेवर का भी चयन किया जाए। यानी उनकी योग्यता और रुचियों को ध्यान में रखकर ही उनके स्तर का उन्हें प्रकरण दिया जाए जिस पर वह वर्णनात्मक निबंध लिख सके। और भाषा शिक्षण में बच्चों को सौंदर्यानुभूति जागृत करने के लिए उनके अंदर हमें प्रयत्न प्रारंभ से अंत तक करते रहना चाहिए। अब किस भाषा में किस विषय की सामग्री को लिया जाए
उनमें रसानुभूति कराते समय या शब्द शक्ति का अभ्यास कराते समय या छंदों को पढ़ाते समय, अलंकार और उनके रसों को पढ़ाते समय आदि की जो सैद्धांतिक चर्चा है उनमें उसको भी की जानी चाहिए। उन्हें रसानुभूति होने के स्थान पर निरस्ता की अनुभूति भी होगी, क्योंकि कुछ रसों और छंदों का उन्हें ज्ञान होगा परंतु कुछ का उन्हें ज्ञान नहीं होगा, और कुछ पद ऐसे होंगे जो पढ़कर उनकी समझ में आएंगे तो उनका अर्थ उन्हें समझ आएगा तो वह उनसे रस की अनुभूति भी प्राप्त करेंगे, और कुछ में वह निरस्ता भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि सब अर्थ अच्छे की तरफ नहीं होते। कुछ अर्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें उनमें निरस्ता पाई जाती है। दुख के जो रस हैं जिनमें वियोग है उससे उनके अंदर निरस्ता भी आ सकती है। अब है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत हमें शिक्षण प्रारंभ करने से पहले अपने पाठ की उचित योजना बनानी चाहिए। ठीक है, हमें यह विचार करना चाहिए कि हमें किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। बच्चों को पाठ्य सामग्री अथवा पढ़ाए जाने के लिए जो क्रियाएं करनी है उनकी ओर उन्हें आकर्षित किया जा सके। पाठ का विकास किन विधियों से कराना अधिक प्रभावशाली होगा और विकास की जो क्रिया है उनमें क्या क्या कठिनाई आ सकती है और उन कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, हमें इन सब पर भी विचार कर लेना चाहिए। हम कैसे पता लगाएंगे कि बच्चे वह सब सीख गए हैं या नहीं। जो कुछ भी उन्हें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, हमें उन्हें यदि हम यह सब निश्चित किए बिना ही उन्हें शिक्षण प्रारंभ कर देंगे तो अपने अनुभव और योग्यता से चाहे वह जितना सीखें, जितना बोले, हम उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा सफलता प्राप्त कर रहे हैं वो ये पता नहीं चल पाएगा, या उन्हें ये चीजें सफल बना रही है ये भी पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए हमें कुछ इस प्रकार का नियोजन करना चाहिए हमारी पाठ्य सामग्री में। हमें कुछ इस प्रकार की पूर्ण योजनाएं बनानी चाहिए उन्हें ज्ञान देने से पहले, जिससे हमारी जो बताई गई क्रियाएं हैं, दिया गया उन्हें कार्य है और जो उनकी कठिनाई है उन्हें दूर करने का हमारा जो प्रयास है वह सफल हो सके। इसलिए हमें कुछ पाठ की पूर्व योजना बनानी चाहिए और उनको बनाने के लिए निश्चय ही हमारे जो कार्य हैं उन्हें करने चाहिए, और योजना बनाना ही हमारा नियोजन का सिद्धांत कहलाता है। क्योंकि लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए पाठ योजना बनानी निश्चित होती है, आवश्यक होती है, और पाठ योजना के लिए नियोजन का सिद्धांत आवश्यक होता है। अब है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने का सिद्धांत। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने का सिद्धांत। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने इस तथ्य को उजागर किया है कि शिक्षण में शिक्षक का शिक्षार्थी के प्रति व्यवहार बहुत अर्थ रखता है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए तो बच्चे सीखने में रुचि लेते हैं, और हमें प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण अर्थ समझ लेना चाहिए और बच्चों के प्रति जो प्रेम अर्थ है
उनका विकास, उनके प्रति सचेत होना चाहिए, हमें उनके प्रति समर्पित भी होना चाहिए। जब बच्चों को यह विश्वास हो जाएगा कि शिक्षक जो कुछ भी कर रहा है उस सब में हमारे हित के लिए ही कर रहा है, तो उनके हृदय में भी हमारे यानी शिक्षक के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और ऊपर से उनके मन से भी प्रेम बरसता है और नीचे से श्रद्धा उमड़कर आती है। तो शिक्षण का जो प्रभावशाली है वह होना स्वाभाविक होता है। बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण अर्थ सह अनुभूति, अर्थात जैसा बच्चे अनुभव करें वैसा ही शिक्षक भी अनुभव करे, यानी वह एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार महसूस करे और वह दोनों एक दूसरे से अपने हित कर जो उनके अंदर की बात है वह महसूस करें, अपने हित का एहसास करें। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि बच्चे प्रौढ़ नहीं होते, उनकी रुचि, रुझान और आवश्यकताएं प्रौढ़ताओं से भिन्न होती हैं। तब बच्चों के प्रति सहानुभूति का अर्थ शिक्षक का अपने आप को बच्चों की परिस्थितियों में ढालकर और उनके मानसिक स्तर पर पहुंचकर उनकी भावनाओं, इच्छाओं और उनकी कठिनाइयों को जानकर उनका निवारण करना होता है। और यह कार्य अगर वह सहानुभूतिपूर्ण करता है तो बालक उसके प्रति सहज हो जाते हैं और उनके द्वारा किए गए जो भी क्रियाएं हैं उन्हें आवश्यक रूप से सीखते हैं और उसमें अपना हित समझते हैं और वह भी शिक्षक के प्रति समर्पित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम मातृभाषा और उसके साहित्य शिक्षण के जो सूत्र हैं उनके बारे में जो भी कथन बताए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।